हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक माइनर प्रोजेक्ट पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 पर वीडियो पहले ही मैं बना चुकी हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। और जो उस वीडियो की जो लिंक है मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी इजली देख सकते हैं। तो चलिए समय को बिल्कुल ना गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट की, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, रिलेवेंट लिटरेचर रिव्यू की बात कर ली थी। और आज हम बात करेंगे अध्ययन के उद्देश्य की। तो हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम अध्ययन के उद्देश्य बनाते हैं तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 से 5, है ना। हम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, जो भी हम जिस भी घटना का या जिस भी समस्या का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये जो अध्ययन के उद्देश्य होते हैं, इनको लिखने का एक तरीका होता है। इनको हम डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं लिखते हैं, बल्कि इनको हम कथन के रूप में लिखते हैं। तो मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो अध्ययन के उद्देश्य होंगे वो 4 से 5 होंगे, तो मतलब वो 4 से 5 स्टेटमेंट्स होंगे। मैंने आगे आपको लिख कर दिखाया भी है कि इसको किस तरह से लिखते हैं। और अध्ययन के जो उद्देश्य होते हैं वो कहीं ना कहीं जो हमने अभी रिलेवेंट लिटरेचर ऑफ रिव्यू किया था उस पर आधारित होते हैं। किस प्रकार, कुछ ऐसे कि मान लीजिए हमने जो लिटरेचर रिव्यू किया और उसमें हमने ये पाया कि जो जनसंचार के माध्यम हैं, है ना, उन पर कई सारे अध्ययन हुए हैं, लेकिन जो अध्ययन थे वो अभी सिर्फ महिलाओं पर हुए हैं कि महिलाओं पर जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव, है ना। या मतलब हमने ये पाया कि युवाओं पर नहीं हुए हैं। तो हमने थीम क्या डिसाइड की थी, जो कि क्योंकि हमें कुछ नया करना है जो पहले ना हुआ हो, तो हमने ये देखा कि महिलाओं पर हो चुका है अध्ययन, है ना, या जो वृद्ध हैं उन पर हो चुका है, लेकिन एक युवा बचे थे जिन पर जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव, इस पर अध्ययन नहीं किया गया था। तो हमने थीम ये डिसाइड की थी, है ना। उसके बाद अब जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी कुछ ऐसे ही हम निर्धारित करते हैं जिस पर पहले काम या तो ना हुआ हो या बहुत ही कम अगर हुआ है तो मान लीजिए हमने ये पाया कि अभी तक जो भी स्टडीज हुई थी उसमें सिर्फ सकारात्मक प्रभावों की बात की गई, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ नकारात्मक प्रभावों का भी हम अध्ययन करेंगे, है ना, ताकि हम कुछ नया हो जाए। और उसके साथ साथ हमने क्या पाया, हमने पाया था कि अभी तक जो है वो यदि युवाओं पर भी हुआ है तो उसमें महिला और पुरुषों पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ता है उस पर बात नहीं की गई थी, है ना। तो यहाँ पर हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। और उसके बाद फिर क्या है कि जो सकारात्मक प्रभाव है, या किसी ने अध्ययन किया तो उसने सिर्फ सकारात्मक प्रभावों पर अध्ययन किया, या किसी और ने किया तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ नकारात्मक प्रभावों की बात की। तो हम अपने अध्ययन में नया क्या कर सकते थे, हम ये नया कर सकते हैं कि हम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की तुलना कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो महिलाएं ज़्यादा सकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही हैं या पुरुष ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, या नकारात्मक प्रभाव किस पर ज़्यादा पड़ रहा है जनसंचार के माध्यमों का, है ना। तो इस तरह से ये सारे कुछ नई बातें हम करेंगे। और ये जो नई बातें हैं इनको हम कैसे लिखेंगे, इसका जो तरीका है वो ये है, ठीक है, कि सॉरी कैसे लिखेंगे कि युवाओं पर जनसंचार के माध्यमों के सकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करना, ये आपका पहला उद्देश्य है। फिर दूसरा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मतलब कि जो हमारा अध्ययन है, हम उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा ना, कि हम अध्ययन जो कर रहे हैं वो किस पर बेस्ड होगा। तो हम जो अध्ययन करेंगे वो बेसिकली क्या होगा, जो हमारी मेन थीम है वो तो है युवाओं पर जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव, लेकिन फिर इसके कुछ तो उद्देश्य होंगे ना अध्ययन के, क्योंकि कोई भी अध्ययन बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता है ना। तो पहला उद्देश्य युवाओं पर जनसंचार के माध्यमों के सकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करना, और फिर दूसरा क्या है, युवाओं पर जनसंचार के माध्यमों के नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करना। उसी प्रकार तीसरा क्या है, महिलाओं तथा पुरुषों पर जनसंचार के माध्यमों के तुलनात्मक प्रभावों का अध्ययन करना।
और हमारा जो चौथा ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सकता है, युवाओं पर जनसंचार के माध्यमों के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में बताया कि यदि हम इस थीम पर काम कर रहे हैं कि युवाओं पर जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव, तो हमारे जो अध्ययन के उद्देश्य होंगे वो इस तरह से होंगे। और यदि मान लीजिए कोई महिलाओं पर जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव कर रहा है, तो वो युवाओं को महिलाओं से रिप्लेस कर दे, है ना। और या अगर कोई दूसरा नया ऑब्जेक्टिव बनाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे ही होता है कि इसे हम सेंटेंसेस के रूप में लिखते हैं। और चूंकि अभी आप लोग बीए में हैं और माइनर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यदि आपका ऑब्जेक्टिव आप 2 भी रखते हैं तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि अभी आपके लिए ये सारी बातें नहीं है। तो वैसे जो इसकी संख्या जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो 4 से 5 रखते हैं, बट आप अगर 2 करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो अध्ययन के उद्देश्य होते हैं उसको हमें किस तरह से लिखना है। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या है, अब आपको आगे क्या करना है, अध्ययन क्षेत्र तथा पद्धतियां, है ना। फिर आपकी जो हेडिंग है, जो स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट था, उसकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, अध्ययन क्षेत्र तथा पद्धतियां। तो जो कि आपको पता है कि ये जो माइनर प्रोजेक्ट है ये 12,000 से 15,000 शब्दों का होगा, है ना। तो 12,000 से 15,000 शब्द कैसे पूरे होंगे, है ना, उसको पूरा करने के लिए जब सिस्टमेटिक हम लिखेंगे तभी वो हो पाएगा। तो अध्ययन क्षेत्र, मान लीजिए हम अध्ययन क्षेत्र का मतलब क्या होता है, वो स्थान जहाँ का हम अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम युवाओं पर जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव देख रहे हैं, तो वो किस जगह पर देख रहे हैं, किस जगह के युवाओं का अध्ययन कर रहे हैं, किस क्षेत्र के युवाओं का अध्ययन कर रहे हैं, उसका विवरण हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देश, मान लीजिए हम भारत देश के किसी जिले के किसी गांव का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, भारत देश, इसके बारे में संक्षिप्त विवरण, है ना। उसके बाद जिस जिला का अध्ययन कर रहे हैं, जिस जिले के गांव का अध्ययन हम करने वाले हैं, उस जिले का संक्षिप्त विवरण हम दे सकते हैं। उसके बाद यदि हम किसी एक गांव का अध्ययन कर रहे हैं तो उस गांव के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो लिखेंगे। और यदि हम 2 गांव का अध्ययन कर रहे हैं तो फिर दूसरे गांव की भी जो जानकारी है हम लिखेंगे। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे, ये जो समस्त पॉइंट्स, समस्त बिंदु जो मैंने लिखे हैं, इससे संबंधित सामान्य तथा विशेष जानकारी जो भी आपको लगता हो कि आपके अध्ययन के में प्रासंगिक है ना, वो सारी जानकारियां लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए गाँव का ही बता रही हूँ, मान लीजिए आपने जिस गांव के युवाओं का अध्ययन किया, तो आप बता सकते हैं उस गांव का क्षेत्रफल कितना है, उस गांव की टोटल जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है ना, या जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, और उस पॉपुलेशन में जो मेल और फीमेल का परसेंटेज है वो कितना है, उसमें कितने जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है ना। तो इस तरह के, क्योंकि ये आपका जो स्टडी है वो यूथ बेस्ड है ना, तो उसके आपके अध्ययन के लिए ये जो डिटेल्स हैं ये प्रासंगिक हैं, तो ये सब लिख सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि विशेष जानकारी फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कभी कभी कुछ गांव हैं तो उनका जो नाम है उसके पीछे कुछ रीजन होता है ना। तो वो यदि आपको मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से पता चलता है तो वो एक विशेष जानकारी हो गई कि किसी गांव का जो नाम है उसके पीछे यदि कोई उसका इतिहास है, तो है ना, ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे पद्धतियाँ। तो पद्धतियाँ ये देखिए मैंने ये लिख दिया है, उसको आप एज इट इज़ ही लिख लेंगे। ये मूलतः जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बना रहे हैं प्रोजेक्ट, ये उनके लिए है। और आपका जो प्रोजेक्ट है आई होप आपका जो, क्योंकि ये जो पद्धतियाँ हैं ये अलग अलग होती हैं, है ना। आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है, आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही आपकी जो मेथडोलॉजी होती है, जो पद्धतियाँ होती हैं वो निर्भर करती हैं, है ना। तो यदि हम युवाओं पर जनसंचार के माध्यम का के प्रभाव पर माइनर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम इन पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या लिखा है देखिए, प्रस्तुत लघु, इसको ये जो लिखने का तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, प्रस्तुत लघु परियोजना विवरणात्मक प्रारूप की है। अब आप कोई भी जो रिसर्च की बुक है आप उसको देखेंगे, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो ये विवरणात्मक शोध प्रारूप होता है ये क्या होता है। तब आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये जो लिखा है ये क्यों लिखा है, कि इसका जो डिज़ाइन है ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव है या विवरणात्मक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर यदि आप मेल हैं तो अध्ययनकर्ता यूज करेंगे, और यदि आप फीमेल हैं तो अध्ययनकर्त्री। ठीक है, तो अध्ययनकर्त्री द्वारा
उद्देश्य पूर्ण निदर्शन के द्वारा 40 प्रतिनिधि इकाइयों का चयन किया गया है। क्योंकि जब हम युवाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ प्रतिनिधि इकाइयां होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हम किसी गाँव, कोई गांव है, वहां पर तो कई सारे यूथ हैं, अब हम सबका तो स्टडी कर नहीं सकते हैं, और यदि हम सबका स्टडी करेंगे तो वहाँ यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि हमने संगणना पद्धति का प्रयोग किया। लेकिन चूंकि हमने क्या किया, यूथ, जितने भी यूथ हैं उसमें से हमने 40 का ही चयन किया है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, उद्देश्य पूर्ण निदर्शन। अब उद्देश्य पूर्ण निदर्शन क्या होता है, ये आपको बुक से देखना पड़ेगा। कोई भी रिसर्च की बुक आप देखेंगे तो उसमें आपको ये इजिली मिल जाएगा। ठीक है, प्रतिनिधि इकाइयों का चयन किया गया है, जिनमें से 20 प्रतिनिधि इकाइयां महिलाएं तथा 20 प्रतिनिधि इकाइयां पुरुष हैं। क्योंकि आप एक, यदि आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जैसा आपका ऑब्जेक्टिव्स होगा वैसी आपकी मेथोडोलॉजी होगी। तो मैंने अभी जब ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए थे तो वहां पर मैंने क्या बताया था कि महिला तथा पुरुषों का तुलनात्मक अध्ययन, है ना। तो तुलनात्मक अध्ययन तब होगा जब जो प्रतिनिधि इकाइयां उनमें वो समान होंगी। मान लीजिए अगर महिलाएं 5 ही होती, है ना, और हमारे पास 35 मतलब 35 पुरुष होते, तो इनकी तुलना मतलब कैसे हम करते हैं ना, 5 महिला और, तो मतलब इनमें इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रतिनिधि इकाइयां हैं वो 20 महिलाएं और 20 पुरुष हैं। ठीक है, फिर आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों को प्रयुक्त किया गया है। अब फिर से प्राथमिक और द्वितीयक जो स्रोत होते हैं या प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं, इनका क्या तात्पर्य होता है, ये आप रिसर्च की बुक से पढ़िए, आपको अच्छे से फिर समझ में आएगा, है ना। फिर प्राथमिक आंकड़ों के लिए साक्षात्कार अनुसूची, हो सकता है किसी ने प्रश्नावली भी प्रयोग की हो, है ना, लेकिन ये जो है यहाँ पर साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, मौखिक इतिहास विधि तथा वैयक्तिक अध्ययनों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु सरकारी प्रलेखों का तथा पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है। फिर प्रस्तुत लघु परियोजना की प्रकृति गुणात्मक तथा संख्यात्मक है एवं इसमें तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है, जाएगा हटा दीजिएगा, किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो ये अभी मैंने बताया जो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं। प्राथमिक आंकड़े हमें कहाँ से मिलेंगे, जो प्राथमिक स्रोत होते हैं। और प्राथमिक स्रोत के कई मतलब कई तरह के प्राथमिक स्रोत होते हैं, जो आप रिसर्च की बुक में देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं समझाना शुरू करूँगी तो ये वीडियो सिर्फ इस पे ही हो जाएगा पूरा। बात करेंगे अलग से, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो पद्धतियाँ हैं इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, जब ये पद्धतियाँ आपने पहले बता दी कि आप अपने रिसर्च में किस तरह से आपने आंकड़ों का संकलन किया है, उसके बाद फिर कुछ कुछ संक्षिप्त परिचय दे देंगे। जैसे ये देखिए मैंने इन्हीं पर अंडरलाइन भी किया है ना, और इन्हीं का थोड़ा थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय की जो विवरणात्मक प्रारूप है, इसका क्या तात्पर्य होता है, निदर्शन से हम क्या समझते हैं। इस पर एक वीडियो जिसको शॉर्ट्स कहते हैं हम लोग, उस पर एक निदर्शन पे पढ़ाया, आप चाहें तो देख सकते हैं। और उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का संक्षिप्त परिचय हम लिख सकते हैं। फिर प्राथमिक स्रोत, उसके बाद द्वितीयक स्रोत, फिर साक्षात्कार अनुसूची क्या होती है, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन क्या होता है ना, मौखिक इतिहास विधि क्या होती है, वैयक्तिक अध्ययन क्या है, तुलनात्मक विधि। इन पर आप छोटा छोटा सा शॉर्ट्स में संक्षिप्त बात अपनी बता सकते हैं कि इससे इसका क्या तात्पर्य होता है, या इसकी कोई डेफिनेशन आपको मिल जा रही है वो आप लिख सकते हैं। और ये आपको ईजिली किसी भी रिसर्च की बुक में मिल जाएंगे, है ना, तो ये आप वहां से लिखेंगे। उसके बाद बात आती है साक्षात्कार अनुसूची की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर ले रही हूँ। देखिए, साक्षात्कार अनुसूची जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी परियोजना, जो आप लघु परियोजना बना रहे हैं उसका। क्योंकि आपकी साक्षात्कार अनुसूची में आप जिस तरह के क्वेश्चंस रखेंगे, उससे ही निर्भर करेगा कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो साक्षात्कार अनुसूची होती है उसको बेसिकली अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाई जाती है ना, कैसे बनती है साक्षात्कार अनुसूची। बेसिकली आप ये जानिए कि जो साक्षात्कार अनुसूची होती है वो एक प्रश्नों की सूची है, उसमें कई सारे प्रश्न हैं, और वो जो प्रश्न है वो कैसे हैं, वो जो आपने उद्देश्य बनाए हैं उन उद्देश्यों पर ही आधारित प्रश्न हैं। क्योंकि तभी हम देख जान पाएंगे कि हमारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो सारे उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। और जब हम साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करते हैं या निर्मित करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत विवरण मतलब जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनका
जो व्यक्तिगत विवरण है जैसे नाम है, उनका पता है, उनकी एज है, उनकी जाति है, उनका धर्म है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस डालते हैं। उसके बाद जो साक्षात्कार अनुसूची होती है वो मोनोटोनस ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न तरह के क्वेश्चंस हम डालते हैं, ताकि हम जो आंकड़े हैं हमारे पास वो गहनता से हम प्राप्त कर सकें। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हाँ नहीं तरह के होते हैं, जैसे कि क्या आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं, हाँ और नहीं, हमने पहले से ही वहाँ पर मेंशन कर दिया। तो हमारे जो रिस्पोंडेंट हैं वो क्या करेंगे, उनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हाँ पे टिक करें या तो फिर नहीं पे टिक करें। हाँ, कुछ लोग एक और मतलब जो ऑप्शन है वो दे सकते हैं हम, कि अन्य करके, है ना, कि यदि ना ना हाँ है ना नहीं है तो अन्य करके। फिर क्लोज एंडेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड टाइप के होते हैं, पिक्टोरियल होते हैं। ये भी हम इंटरव्यू शेड्यूल आपको आपके साथ डिस्कस कर लेंगे कैसे होती है। तो ये है आपकी, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी शेड्यूल है ना, मतलब इंटरव्यू शेड्यूल है, उसमें सभी ऑब्जेक्टिव्स पर आधारित क्वेश्चंस होने चाहिए। यदि सभी ऑब्जेक्टिव्स पर आधारित क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आपका जो उद्देश्य है अध्ययन का वो कहीं ना कहीं अपूर्ण रह जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये साक्षात्कार अनुसूची है जो कि युवाओं पर जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव पर आधारित है। पहले मैंने आपको क्या बताया, व्यक्तिगत विवरण जो होता है वो है नाम है, आयु है, जाति, जाति है ना, ये गलत टाइप हो गया, छोटी की मात्रा होगी इसमें। फिर जिला है, धर्म है, लिंग है ना, कि स्त्री है, पुरुष है या अन्य है। फिर शैक्षणिक स्थिति की बात है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। फिर उसके बाद वैवाहिक स्थिति, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ये जैसे क्वेश्चन है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना। और फिर इस वाले क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, इसमें हमने पहले से ही क्या किया है, ऑप्शंस दे रखे हैं ना, कि विवाहित है, अविवाहित है, विधवा है, विधुर है या अन्य। तो इस तरह से ये शेड्यूल बनती है। ये जो बनेगी, ये आपका जो भी जिस थीम पर आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स पर आधारित आपकी शेड्यूल बनेगी। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए शेड्यूल। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हेडिंग है कि युवाओं पर जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव। ठीक है, तो फिर क्या है क्वेश्चन, ये है कि क्या आपको जनसंचार के माध्यमों की जानकारी है। तो मैंने भी बताया कि यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये है जैसे कि हाँ और नहीं, है ना, या तो जानकारी होगी या नहीं होगी। फिर दूसरा क्या है, आपके द्वारा किस जनसंचार के माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जैसे टीवी, है ना। तो ये मतलब ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के शेड्यूल में रहते हैं। ये एक है, ये पूरी नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मैं, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है। तो अब मेन पार्ट आता है एनालिसिस का। ठीक है, कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो हमें लगते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन पर हम टेबल बनाते हैं। आप चाहें तो प्रत्येक क्वेश्चन पर टेबल बना सकते हो, और आप चाहें तो आपको लगता है कि जो महत्वपूर्ण है उस पर बात करनी है तो उस पर बनाएं, या कभी 2 या 3 क्वेश्चंस को मर्ज करके भी हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक साथ मिलाकर भी एक टेबल हम बना सकते हैं। तो देखिए कि जब हम, अब यहाँ तक हमने कर लिया, अब हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है एनालिसिस या विश्लेषण की। तो विश्लेषण करते हैं कैसे, हम पहले तालिका बनाते हैं। तालिका हम क्यों बनाते हैं, ताकि जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन हो वो बहुत ही हम मतलब आई कैचिंग हो, हम कह सकते हैं कि हमने जैसे ही टेबल देखी हमें समझ में आ गया अच्छा अच्छा क्या क्या प्रतिशत है। और हम जब उसी का हम क्या करते हैं, एनालिसिस जो नीचे लिखते हैं, तो अगर हमने एक टेबल देख ली तो हो सकता है कि हमें उसको उतना पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो चलिए देखते हैं कि जैसे कि ये शेड्यूल है। ठीक है, तो इस शेड्यूल में चूंकि ये युवाओं पर आधारित अध्ययन है, तो यहाँ पर जो पहली टेबल बनेगी वो किस पर बनेगी, आयु के आधार पर। तो ये देखिए टेबल मैंने जो बनाई है, ठीक है, ये टेबल कुछ इस तरह से बनेगी। कैसे, आयु के आधार पर वर्गीकरण, मतलब हम जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं उसको लिखेंगे, फिर उसी के आधार पर उसका वर्गीकरण। ये एक इस तरह से हेडिंग डालते हैं टेबल की, कि आयु के आधार पर वर्गीकरण, और ये तालिका संख्या क्या है, 1। ठीक है, उसके बाद जो हमारी टेबल बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, जिसमें हम क्या 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 डिटेल्स लिखेंगे। पहला क्रम संख्या, फिर आयु जो फैक्टर है जिसके आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, तो वो आयु, क्योंकि अभी ऊपर मैंने क्या बताया कि आयु के आधार पर वर्गीकरण, तो यहाँ पर हमने आयु लिख दिया। उसके बाद आंकड़े या आवृत्ति, मतलब जो भी हमने आंकड़े कलेक्ट किए हैं उसके आधार पर, फिर यहाँ पर उसका जो भी परसेंटेज आएगा वो। उसके बाद
देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, ये पहले से ही लिखा है, क्यों? क्योंकि यूथ का ही हम कर रहे हैं, है ना। तो यूथ को हम 15 से 29 ईयर, है ना। तो यहाँ पर मैंने आयु के नीचे देखिए ये भी लिख दिया है कि वर्षों में है या वर्ष में, ठीक है। तो ये क्या है, 15 से 20 वर्ष, फिर 21 से 26 वर्ष, फिर 26 से 29 वर्ष, है ना। तो ईयर्स, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया आयु। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, जब पद्धतियों की बात कर रहे थे कि हम टोटल 40 प्रतिनिधि जो इकाइयां हैं उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। और उनमें से हम 20 महिलाएं और 20 पुरुषों का अध्ययन करेंगे। तो यदि हम 20 महिलाएं और 20 पुरुषों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी टेबल दूसरी तरह से बनेगी, वो अभी बताऊंगी। यदि मान लीजिए हम सिर्फ 40 यूथ का, जो 40 ही युवाओं का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि महिला है पुरुष है, हम एक कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हमने देखा कि अच्छा 15 से 20 जो हमारे 40 रिस्पोंडेंट हैं उसमें से मान लीजिए 10 जो है वो किस में आ गए, 15 से 20, है ना। तो 10, अब 10 जो है 10 का प्रतिशत निकालेंगे कि 40 में कितना प्रतिशत आएगा, वो हम यहाँ जहाँ पे प्रतिशत वाला कॉलम है हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 10/40 × 100, ऐसे करके जो यहाँ पर प्रतिशत आएगा वो लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो होगा, मतलब जो हमने आंकड़ा कलेक्ट किए हैं, मतलब ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल हम क्या करेंगे, जो हमारी इंटरव्यू शेड्यूल है इसके 40 प्रिंट आउट्स निकलवाएंगे और वो 40 यूथ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हम उनसे जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इन द सेंस कि हम 40 लोगों के पास जाएंगे और वो जो इंटरव्यू शेड्यूल है उसको स्वयं भरेंगे। जो साक्षात्कार अनुसूची होती है उसको जो रिसर्चर होता है उसको स्वयं भरता है, ठीक है। तो हम उनसे आंकड़े पूछेंगे और जो क्वेश्चन, जो शेड्यूल में हमने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं उनको पूछेंगे और खुद से उसको फिल करेंगे। तो हमारे पास 40 आ गई। अब उनका हम मैनुअली देखेंगे कि कितने जो हमारी 40 में से ऐसे कितने युवा हैं जो 15 से 20 वर्ष की आयु के बीच में है, फिर उनका आंकड़ा हम यहाँ पर लिख देंगे और फिर उसी का हम प्रतिशत निकाल देंगे। इसी तरह से 21 से 26 वर्ष वालों का, इसी तरह से 26 से 29 वर्ष वालों का। बात समझ गए। तो एक और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये जो टेबल होती है उसके नीचे ही छोटा छोटा लिखा जाता है कि आंकड़ों का संकलन अध्ययनकर्ता या अध्ययनकर्त्री द्वारा स्वयं किया गया है। ये जो भी हम लिखते हैं जिस फॉन्ट में, उससे छोटा छोटा ही लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी एनालिसिस, मतलब इस टेबल, ये टेबल बना ली, उसके बाद इसी टेबल के नीचे ही हम इसकी एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस कैसे करेंगे, हम ये लिखेंगे कि कुल प्रतिनिधि इकाइयों में से 15 से 20 वर्ष की आयु के, मान लीजिए अभी मैंने बताया था 10, है ना, तो 15 से 20 वर्ष की आयु के 10 प्रतिनिधि हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 21 से 26 वाला, फिर 26 से 29 वाला जितना है, तो फिर उसमें हम ये भी नीचे लिख सकते हैं कि जो अधिकांश प्रतिनिधि इकाइयां हैं वो किस जो आयु का समूह है उसमें की हैं, और जो न्यूनतम प्रतिनिधि इकाइयां हैं वो किस आयु समूह की हैं। तो इस तरह से इसका एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक दूसरी टेबल मैंने एक डेमो के रूप में बना दी थी कि जो मान लीजिए जाति के आधार पर, है ना, तो इस तरह से जाति, जो भी जातियां हैं हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आंकड़े, आवृत्ति और प्रतिशत, ठीक। और यदि मैंने जैसे बताया कि यदि हम महिला और पुरुषों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, तो ये देखिए जाति के आधार पर वर्गीकरण, फिर ये तालिका संख्या एक ही, क्योंकि ये भी डेमो था। तो पहले क्रम संख्या, फिर जो जातियां हैं वो जातियां सारी यहाँ पर लिख देंगे, फिर आंकड़े या आवृत्ति, फिर इसका प्रतिशत, यहाँ तक अभी हमने पहले पूर्व में ही डिस्कस कर लिया है। फिर ये महिलाएं, फिर उनका प्रतिशत, फिर पुरुष और उनका प्रतिशत। मान लीजिए 40 हमें अध्ययन करना है, 40 में से 20 महिलाएं हैं और 20 पुरुष हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने लिखा गडरिया जाति, तो हो सकता है कि जो गडरिया जाति के टोटल कितने हैं, टोटल 10 हैं हमारे पास आंकड़े, टोटल 10 है, मतलब महिला और पुरुष मिलाकर। तो अब उस 10 में से हो सकता है कि हमारे पास जो 4 हैं वो महिलाएं हों और 6 पुरुष हों, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, महिला और पुरुषों का भी अलग अलग डिटेल आ गया। तो हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि गडरिया जाति की जो कुल प्रतिनिधि इकाइयां हैं वो 10 हैं, जिनमें से 6 प्रतिनिधि इकाइयां जो हैं वो पुरुष हैं और जो 4 प्रतिनिधि इकाइयां वो महिलाएं हैं। तो इस तरह से फिर इसका एनालिसिस हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो भी शेड्यूल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, हम उन सभी की तालिका इसी तरह से बनाएंगे। इसके बाद ठीक है, इस ये जब तालिका बना ली,
सबका एनालिसिस कर लिया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, केस स्टडी, है ना, या व्यक्तिगत अध्ययन। तो हम 3 से 5 केस स्टडी भी लिख सकते हैं। केस स्टडी कैसे लिखते हैं इस पर मैं आगे वीडियो बना दूंगी, और नहीं तो फिर आप रिसर्च वाली बुक में पढ़ लीजिए कि केस स्टडी जो है वो कैसे। बेसिकली केस स्टडी ये होता है कि मान लीजिए आपने शेड्यूल बनाया, है ना, उसके बाद शेड्यूल में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का कोई अनुभव है उससे रिलेटेड हो सकता है, हम क्वेश्चन उसमें ना डालें। तो जब हम उससे डीपली बात करते हैं, है ना, तो हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा डेटा, कोई ऐसी ऐसे आंकड़े मिल जाएं, है ना, तो यहाँ पर हम उनको लिखते हैं व्यक्तिगत अध्ययन में। व्यक्तिगत अध्ययन जो होता है वो मानकर चलिए 8 से 10 लाइंस का हो सकता है या 1 पेज का हो सकता है। इस तरह करके आप 3 से 5 कर सकते हैं। फिर बात आई कंक्लूजन की। अब देखिए कंक्लूजन कैसे हम लिखेंगे, तो या निष्कर्ष, है ना, तो निष्कर्ष लिखते समय हमें फिर जाना है कहाँ, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसलिए मेंशन भी कर दिया कि अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर, है ना। अब जैसे पहला हमारा जो उद्देश्य था वो क्या था कि युवाओं पर जनसंचार के माध्यमों का सकारात्मक प्रभाव। तो यहाँ पर हम पॉइंट वाइज डालेंगे कि इतने प्रतिशत युवाओं पर जो जनसंचार के माध्यम है उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या जो भी क्वेश्चंस। अब हमें शेड्यूल में देखना पड़ेगा कि हमने जो सकारात्मक प्रभाव वाले जो क्वेश्चंस बनाए थे, है ना, शेड्यूल में आपने बनाए होंगे, तो वो जो शेड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं उन उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनका जो निष्कर्ष आया है, उन जो टेबल में हमने यहाँ पर नीचे भी उसका विश्लेषण किया होगा, तो उनको हम यहाँ पर पॉइंट वाइज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमने साहित्य का पुनरावलोकन, मैंने आपको बताया था कि आपको मतलब कम से कम 5 तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो जो साहित्य का पुनरावलोकन आपने किया है उससे जो आपका निष्कर्ष आया है उसमें क्या समानता है और क्या असमानता है, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके जो कोई सुझाव हैं वो लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संदर्भ सूची आपको बनानी है। वो कौन से, एपीए स्टाइल में बनेगी। अब इस पर आप इंतज़ार करिए, मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी एक वीडियो बना सकूं, है ना, संदर्भ सूची पर, कि एपीए स्टाइल में हम संदर्भ सूची जो है या रेफरेंसेस जो है वो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।